स्टे होम वीडियो की जो श्रृंखला है उसमें आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम आपकी प्रश्नावली 2 रियल नंबर्स वास्तविक संख्याओं की चर्चा करते हैं। तो इस प्रश्नावली में सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। सामान्यतः जो संख्याएं वो हम 3 प्रकार की प्रयुक्त करते हैं। पहला जो नंबर होता है वो होती है प्राकृतिक संख्याएं, या जिनको प्राकृत संख्या भी बोलते हैं। कई जगह प्राकृतिक संख्याएं लिखा हुआ है, कहीं केवल इनको प्राकृत संख्याएं भी बोलते हैं। अंग्रेजी में इनको नेचुरल नंबर्स। और हम सभी जानते हैं कि इन प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल N से व्यक्त करते हैं हम। अब चूंकि समुच्चय को मजला कोष्ठक में लिखा जाता है, तो जो संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि प्राकृतिक संख्याओं में या नेचुरल नंबर्स में जीरो शामिल नहीं है और ऋणात्मक संख्याएं नहीं है। अब देखिए, बिना जीरो के काम चलता नहीं है, तो जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है तो उनको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, और अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। अब परंपरा चूंकि यही रही है कि अंग्रेजी नाम का जो पहला अक्षर है वही उनके प्रतीक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो W से इनको प्रयुक्त कर मतलब सिंबल के रूप में प्रयोग करेंगे भाई। और ये जीरो इनमें सम्मिलित कर ली गई है, तो 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, इस तरह ये अनंत तक चली जाएंगे भाई। अब देखिए, इन दोनों ही संख्याओं में आपने देखा है कि अभी हमारी संख्याएं अपूर्ण है, चूंकि ऋणात्मक संख्याएं नहीं है। जब ऋणात्मक संख्याओं को भी पूर्ण संख्याओं के साथ शामिल कर लिया जाता है तो उनको बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं, और अंग्रेजी में इंटीजर्स। तो थर्ड नंबर हुई पूर्णांक संख्याएं, या जिसको बोलते हैं इंटीजर्स। अब यहां इंटीजर्स के लिए हम कहीं कहीं आई का प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं जेड का भी प्रयोग करते हैं, तो दोनों ही जो सिंबल हैं इंटीजर्स के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो जैसे डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3, तो आपने जैसे देख लिया इन संख्याओं के समुच्चय में माइनस की संख्याएं, जीरो और धनात्मक संख्याएं मौजूद हैं। अब इन सभी संख्याओं, जैसे ये प्राकृतिक संख्याएं भाई, आपकी प्राकृतिक संख्याओं को भी हम 2 भागों में बांट देते हैं कभी कभी, परमेय और अपरमेय संख्याएं। तो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं, क्योंकि आप पिछली कक्षाओं में इनका अध्ययन कर चुके हैं। तो परमेय संख्याएं क्या हैं? ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके और उसमें Q का मान अर्थात हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो परिभाषा याद हो गई ना आपको? ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के फॉर्म के रूप में अर्थात अंश और हर के रूप में हम लिख सकें, जिसमें शर्त यह होनी चाहिए कि Q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि 0 का भाग हम किसी संख्या में दे ही नहीं सकते, वो अनडिटरमाइंड हो जाती है, अनिर्धारित संख्या हो जाती है। तो अब इसके उदाहरण जैसे 1/2 भाई P/Q के रूप में लिख दिया, 3/2 5/6, ठीक है। अब आप कहेंगे कि क्या 2 परमेय संख्या है? क्योंकि 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2/1। इसी तरह मैं कहूंगा आपसे √9 क्या परमेय संख्या है, क्योंकि √9 का मान क्या होता है, ±3, तो 3 और 3 को क्या लिख सकता हूं, 3/1, ठीक है। अब दूसरा रूप क्या मान के चलते हैं, अपरमेय संख्याएं। अब अपरमेय संख्या क्या होंगी, जो परमेय संख्या नहीं है, अर्थात ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सके। और जैसे हमारे कोर्स में है आपके लिए, जैसे √2 है, √5, √7, √11, ठीक है, √10, ये सभी क्या है, अपरमेय संख्याएं हैं। ध्यान रखना, √16 अपरमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 16 का वर्गमूल निकल आता है, और वर्गमूल निकलने के पश्चात ये 4, और 4 को फिर क्या लिख सकते हैं हम, 4/1, ठीक है। तो अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि परमेय क्या संख्या है, जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है।
ठीक है, P बटे Q की बजाय आप A बटे B बोल सकते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, अंश और हर के रूप में। अब आपको इसमें पढ़ना क्या है, एक तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़नी है, इसके पश्चात आपको कुछ संख्याओं को सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्याएं हैं या नहीं, जैसे √2, √3, √5, 7, √5। इन संख्याओं में से कोई एक प्रश्न अवश्य आएगा, ठीक है, बी सेक्शन में, कि सिद्ध कीजिए कि ये संख्या अपरिमेय संख्या है। एक प्रश्न आपके ए सेक्शन में से आना है। ठीक है, तो अब मैं बारी बारी से आपको इन प्रश्नों की तरफ ले चलता हूं और सरल कराने का प्रयास करता हूं। तो अब प्रश्न के रूप में मैं ले रहा हूं कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, सिद्ध करने के लिए जैसा आपने त्रिकोणमिति में सिद्ध करते आए हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को लेकर और राइट हैंड साइड पर हम पहुंच जाते हैं और प्रश्न सिद्ध हो जाता है। यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें सिद्ध क्या करना है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या को वैसे हम सिद्ध नहीं कर सकते भाई, इसकी कोई एक निश्चित क्राइटेरिया नहीं है कि वहां पहुंच जाएं तो अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाती है। तो फिर कैसे, ऐसे सवालों को कभी कभी हमें मानना पड़ता है। कैसे मान लेते हैं कि मान लेता हूं मैं √3 एक परिमेय संख्या है। अब आप आश्चर्य करें, साहब ऐसे क्यों माना भाई, हम चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है और हम सिद्ध करते करते स्टेप बाय स्टेप ये सिद्ध कर दें कि हमारा मानना गलत था। भाई हमारा मानना क्या था कि √3 एक परिमेय संख्या है, और हम ये बात सिद्ध कर दें बाद में कि जो हमने माना था कुछ देर पहले वो गलत था, माना गलत था। तो सीधी सी बात है, सही बात क्या है कि वो परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं तो सीधे सीधे क्या सिद्ध हो जाएगी, अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगी। तो अब मैं मान लेता हूं, माना √3 एक परिमेय संख्या है। सीधे अब मैं प्रश्नों को शुरू करता हूं और पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर। हमको ये सिद्ध करना है। तो देखिए, अब तक आपने जो प्रश्न सिद्ध किए थे उनमें एक प्रक्रिया थी कि बाएं पक्ष को लेकर हम चलते थे और सरल करते करते दाएं पक्ष पर पहुंच जाते थे और प्रश्न सिद्ध हो जाता था। लेकिन ऐसे प्रश्नों को हल करना इस तरीके से संभव नहीं है। तो फिर ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करें, इनकी एक निश्चित प्रक्रिया है जिनको आपको सीखना ही होगा। तो आप इसको एक बार याद कर लें, याद हो जाएगा। अब ऐसे प्रश्नों को हल कैसे करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है, अर्थात जो ये दिया गया है इसका विपरीत मानता हूं, अपरिमेय सिद्ध करना है। मान क्या लेता हूं कि √3 एक परिमेय संख्या है, और फिर विभिन्न गणितीय प्रक्रिया लगाकर मैं ये सिद्ध करने में सक्षम हो जाऊं कि जो मैंने माना था वो गलत था। तो माना क्या था कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो ये गलत सिद्ध कर दी हमने। इसका मतलब तो कथन उल्टा सही होगा, और उल्टा क्या होगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। बात आई ना समझ में। तो थोड़ी देर के लिए मैं क्या मान लेता हूं भाई कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। अब आप परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं कि परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें अंश या हर के रूप में लिखा जा सके और जहां हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब a और b दो कोई ऐसे पूर्णांक होंगे जिन्हें हम a बटे b के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब √3 किसके बराबर होगी भाई, a बटे b की बराबर होगी, जहां a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब सहभाज्य का मतलब क्या होता है कि इनका कोई ओबेनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात इनका कोई ओबेनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब इसका मतलब भी जानते हैं, ओबेनिष्ठ गुणनखंड नहीं है कि देयर इज नो कॉमन बिटवीन
ए एंड बी, और जब कोई कॉमन ना हो तो उनका HCF क्या होता है? 1। अर्थात मैं सीधे सीधे क्या कह सकता हूं कि A और B का HCF क्या है? 1 है। अर्थात A और B का कोई भी सर्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं। ये जो बात है ना, ये आगे बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और इसी के आधार पर हम अपने ही कथन को गलत सिद्ध करेंगे। ठीक है, जो हमने माना है कि √3 एक परमेय संख्या है, अब हमारा उद्देश्य क्या है कि हमने जो माना है हम अपनी ही बात को गलत सिद्ध करेंगे, तब तक जाके ये प्रश्न सिद्ध होगा। ठीक है, अब देखिए बजगुणा कर देते हैं। अब जब बजगुणा करेंगे तो √3b का गुणा b से, √3 का b से गुणा होगा तो √3b बराबर a। अब मैं दोनों तरफ का वर्ग कर देता हूं। दोनों तरफ का वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा भाई? 3b² बराबर a²। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं कि b² बराबर क्या है? a²/3। अब यहां देखिए ध्यान से, a²/3 और इसका मान कितना है? b², अर्थात a² 3 से पूरी तरह भाज्य है। इसका मतलब यही तो है कि a² 3 से भाज्य है। अब आपने अपनी इसी किताब की प्रमेय नंबर 2.3 में पढ़ा है कि अगर कोई किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से भाज्य हो तो वह संख्या भी उस संख्या से भाज्य होगी। इसका मतलब a भी 3 से भाज्य। ये बात समझ में वाली बात है भाई। देखिए कि b² बराबर क्या है? a²/3। इसका मतलब क्या है कि a² 3 से भाज्य है। जब a² 3 से भाज्य है तो a भी 3 से भाज्य होगी। आप सिद्ध भी वैसे भी करके देख सकते हैं कि मान लेते हैं भाई कि 81, ठीक है, जैसे मैं एक संख्या लेता हूं 9, तो 9 का वर्ग क्या होता है? 81। 81 3 से भाज्य, 3 से भाज्य, क्योंकि 81 में 3 का भाग देंगे तो 87 आएगा। अब मूल संख्या क्या थी? 9, क्योंकि 9 का वर्ग था 81, तो 9 भी 3 से भाज्य। देख लीजिए 9 में 3 का भाग देंगे 3 आ जाएगा। और उदाहरण देख लीजिए, जैसे एक संख्या 4 है, 4 2 से भाज्य, सही है, तो इसका वर्ग 16 भी 2 से भाज्य। तो सीधी सी बात क्या होती है कि अगर किसी संख्या का वर्ग, जैसे यहाँ a² है, वो 3 से भाज्य है तो a भी 3 से भाज्य होगी। इसको अच्छी तरह से ध्यान कर लें। ठीक है भाई। अब एक बात सोचिए, a 3 से भाज्य, इसी बात को पकड़िए आप, a 3 से भाज्य, इसका मतलब क्या हुआ कि a में 3 का भाग दें तो कोई पूर्णांक आ रहा होगा। सीधी सी बात है ना, जब a 3 से भाज्य है तो a में 3 का भाग दूं तो कोई ना कोई पूर्णांक आ रहा होगा, और वो पूर्णांक मैंने क्या मान लिया? c। तो इस अब मैंने मान लिया कि माना इस कथन के आधार पर कि a 3 से भाज्य, मैंने क्या मान लिया कि a/3 बराबर c। बजगुणा कर दीजिए, क्या आ जाएगा भाई? 3c बराबर a। दोनों तरफ का वर्ग करने पर वही प्रक्रिया अपनाइए आप, तो दोनों तरफ का वर्ग करने पर ये क्या हो जाएगा? 9c² बराबर a²। ठीक है, लेकिन समीकरण 1 से आप देखना, इसको मैं समीकरण 1 नाम दे दूं। a² की वैल्यू किसके बराबर थी? 3b² के, तो मैं a² का मान, ठीक है, क्या रख दूं? 3b² यहां। इसका मतलब 9c² बराबर 3b², समीकरण 1 से मान रखने पर। तो अब देखिए c² बराबर क्या हो जाएगा? 3b²/9 बराबर b²/3। और b²/3 का मतलब क्या हुआ भाई कि b² 3 से भाज्य है। इसका मतलब b भी 3 से भाज्य होगी। अभी जैसे बताया था, जब b² 3 से भाज्य है तो b भी 3 से भाज्य होगी। अब यहां देखना भाई, a भी 3 से भाज्य और b भी 3 से भाज्य। इसका मतलब 3 a और b का HCF है।
या दूसरे शब्दों में कहूं 3 A और B जो मैंने ये मानी थी सहभाज्य संख्याएं, इनका सार्वगुणनखंड है। जबकि मैंने तो यहां क्या माना था कि A और B को प्राइम नंबर से, अर्थात इनका कोई ओवेनिष्ट गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहां तो 3 इन दोनों का ओवेनिष्ट गुणनखंड आ रहा है। ये तो विरोधाभास है किसका? हमारे मानने का। ठीक है, अर्थात 3 A तथा B जो पूर्णांक थे का ओवेनिष्ट गुणनखंड है, अतः हमारा मानना गलत था। मानना गलत था क्योंकि ये तो विरोधाभास उत्पन्न हो गया। आप मानना गलत था तो उस गलती को सही कीजिए। तो गलती सही कैसे होगी? अतः मैं क्या कह सकता हूं कि √3 एक परमेय संख्या नहीं होकर क्या है? एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हल करते समय फिर मैं आपको रिपीट कर दूं कि सबसे पहले जो भी हमें सिद्ध करना है उसको उल्टा मानिए, अर्थात जैसे √3 को परमेय संख्या अपरमेय सिद्ध करना है तो उसको परमेय संख्या मानिए। और हम जानते हैं कि परमेय संख्या को दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में लिखा जा सकता है जहां A और B दोनों सहभाज्य होती हैं। फिर बजगुणा कर देते हैं, फिर दोनों तरफ का वर्ग कर देते हैं तो B² बराबर क्या आ जाएगा? A²/3, अर्थात A² 3 से भाज्य तो A भी 3 से भाज्य होगी। अब जब A 3 से भाज्य है तो कोई ना कोई पूर्णांक आ रहा होगा और वो पूर्णांक मैंने किसके बराबर मान लिया? C के। तो 3C बराबर A, दोनों तरफ का वर्ग करूं तो 9C² बराबर A²। तो वही फिर B² भी 3 से भाज्य है तो B भी 3 से भाज्य है। इसका मतलब A और B दोनों ही 3 से भाज्य है, अर्थात इनका HCF 3 है। और जब HCF 3 है तो ये तो हमारे कथन का विरोधाभास हो गया कि इनका HCF 1 है। यहां तो हम कह रहे हैं कि HCF इनका 1 आना चाहिए, यहाँ HCF कितना आ रहा है? 3। तो हमारा कथन ही विरोधाभास है ना, कथनों में क्या हो गया? विरोधाभास उत्पन्न हो गया। अतः हमारा मानना गलत था, और गलत था तो सही क्या है? फिर √3 एक अपरमेय संख्या है। तो एक प्रश्न और ले लेते हैं आपकी सुविधा के लिए। प्रूव दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। जैसा अभी सिद्ध किया था ना √3 एक अपरमेय संख्या, उसी तरह तो हमारी प्रक्रिया वही रहेगी कि पहले हम क्या मानेंगे कि √5 एक परमेय संख्या है। फिर जो हमने ये कथन किया है कि √5 एक परमेय संख्या है, हम ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करेंगे कि ये कथन ही हमें गलत सिद्ध लगेगा। और जब ये कथन गलत सिद्ध हो जाएगा तो हमारा मानना भी गलत हो जाएगा और स्वतः ही √5 एक अपरमेय संख्या सिद्ध हो जाएगी। तो इसके लिए मैं क्या मान लेता हूं कि माना √5 एक रेशनल नंबर है, एक परमेय संख्या है। इंग्लिश मीडियम वालों को भी इससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि परमेय रेशनल नंबर। ठीक है, अब जब √5 एक परमेय संख्या है तो A और B दो ऐसे पूर्णांक अवश्य होंगे जिनके लिए मैं लिख सकता हूं √5 बराबर A/B। ठीक है, जहां B इज नॉट इक्वल टू 0, B का मान 0 नहीं होना चाहिए, तथा A व B कैसे सहअभाज्य को प्राइम नंबर है। ठीक है, अर्थात इनका कोई ओवेनिष्ट गुणनखंड नहीं है। कोई भी चीज इन A और B के बीच में कॉमन नहीं है, ओवेनिष्ट गुणनखंड नहीं है। ठीक है भाई। अब उसके बाद क्या प्रक्रिया था? स्टेप नंबर 2 क्या करते थे? दोनों का बजगुणा कर देते। तो गुणा कर दीजिए बजगुणा भाई।
√5b बराबर a स्क्वायर। फिर क्या करते थे हम, दोनों साइड का वर्ग करने पर, दोनों तरफ का वर्ग करने पर वर्ग कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5b स्क्वायर बराबर, सॉरी ये a स्क्वायर नहीं, ये √5b बराबर a, तो 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बाई 5। ठीक है, a स्क्वायर में 5 का भाग चला जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया कि a स्क्वायर 5 से भाज्य है। क्यों, क्योंकि a स्क्वायर में 5 से भाग देने पर एक पूर्णांक आ रहा है b, उसका भी वर्ग आ रहा है। ठीक है, तो a भी 5 से भाज्य होगी। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए कि a का वर्ग जब 5 से भाज्य है तो a भी 5 से भाज्य होगी, प्रमेय 2.3 के अनुसार। अब देखिए a 5 से भाज्य है, इसका मतलब क्या है कि मैं क्या लिख सकता हूं कि a/5, भाई a 5 से पूरी तरह से भाज्य है तो a/5 किसके बराबर है, c के। ठीक है भाई जब भाज्य है तो कोई ना कोई भाग देने पर पूर्णांक तो आएगा ही। जैसे 10 5 से भाज्य है तो 10/5 बराबर 2 आया ना, तो 2 के स्थान पे मैंने क्या लिख दिया, c। इसी तरह अब इनका बजगुणा कर दीजिए भाई, तो बजगुणा कैसे करेंगे, 5c बराबर a। अब दोनों तरफ का वर्ग करने पर उसी प्रक्रिया को अपनाइए, दोनों तरफ का वर्ग करने पर कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 25c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ठीक है, अब a स्क्वायर का मान समीकरण 1 से रख दीजिए, ये समीकरण 1 था भाई, तो a स्क्वायर का मान क्या था, 5b स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मान समीकरण 1 से रखने पर क्या आ जाएगा, 25c स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। ठीक है भाई, तो इसका मतलब c स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर बटे 25 बराबर b स्क्वायर बटे 5। अब b स्क्वायर बटे 5 का मतलब क्या है भाई कि b स्क्वायर 5 से भाज्य है, और जब b स्क्वायर 5 से भाज्य है तो b भी 5 से भाज्य होगा। अब देखिए भाई मैं इसको इस तरह से कर देता हूं, b 5 से भाज्य है, a 5 से भाज्य है, दोनों को देखिए, अर्थात a और b दोनों ही 5 से भाज्य हैं, अर्थात a और b का HCF 5 है, जबकि HCF तो इनका क्या होना चाहिए था, 1, अर्थात इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड होना ही नहीं चाहिए था। ये हमारे कथन का विरोधाभास है, अर्थात a और b का AB का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, क्योंकि ये दोनों ही 5 से भाज्य हैं। यह हमारे कथन का विरोधाभास है। क्यों, हमने क्या किया था, क्या कथन किया था कि a और b सहभाज्य संख्याएं, ये हमारे कथन का विरोधाभास है। अतः हमारा कथन गलत था या हमारा मानना, हमारा अजम्पशन गलत था, इसलिए √5 एक परमेय संख्या नहीं है, और परमेय संख्या नहीं है तो क्या है भाई, अपरमेय संख्या है। जो परमेय नहीं है वो क्या है, अपरमेय है। अब मैं आशा करता हूं कि आपको इन प्रश्नों को सरल करने का तरीका आ गया होगा। अब एक अलग तरीके का प्रश्न लेते हैं, और आपकी स्क्रीन पर जैसा आप देख रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, इनको करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ठीक है, आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे कि देखिए ये हमें अपरमेय संख्या सिद्ध करनी है, तो मैं मान लेता हूं कि माना
3 + 2 √5 एक रेशनल नंबर है, परमेय संख्या है। लेट 3 + 2 √5 इज ए रेशनल नंबर। अगर यही एक रेशनल नंबर है तो अब परमेय संख्या के गुणधर्म से हम जानते हैं कि परमेय संख्या को दो सह अभाज्य संख्याओं के अनुपात के रूप में लिखा जा सकता है। अर्थात परमेय संख्या कैसे लिखी जा सकती है? a/b के रूप में लिखी जा सकती है। तो जब ये परमेय संख्या है तो 3 + 2 √5 को a/b के रूप में सॉरी लिखा जा सकता है, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0। और एक शर्त और है कि a और b जो दोनों से अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, a और b कैसी हैं? दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब सहअभाज्य संख्या तो आप जानते ही हैं, आप जानते हैं ना, सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि उनका HCF 1 होता है, अर्थात उन दोनों के बीच कोई ओवेनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। अब आप देखिए ऐसे प्रश्नों को हल करने के समय हम क्या तकनीक अपनाएंगे कि इधर की साइड केवल अपरमेय संख्या को रखना है अपने लेफ्ट हैंड साइड में, और शेष सभी संख्याओं को या तो पक्षांतरित कर दीजिए, भाग दे दीजिए, गुणा कर दीजिए, जो भी कुछ करना है सबको राइट हैंड साइड में रख दीजिए। तो देखिए अब मैं सबसे पहले 3 को इधर भेजता हूं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि 2 √5 कैन बी है, तो बराबर होगा भाई, तो a/b है और ये 3 इधर को माइनस के रूप में आ जाएंगे भाई पक्षांतरित होकर। अब मुझे 2 भी हटाना है, तो देखिए √5 बराबर क्या होगा, तो 2 का इन दोनों में भाग लगेगा, ठीक है, तो a/2 भी लिख सकता हूं और -3/2 लिख सकता हूं। या मैं कहूं कि √5 बराबर, अब मैं इसका LCM लूं तो 2b लघुत्तम आ जाएगा, तो ये तो a और यहां से कितना हो जाएगा 3b। तो इसका मतलब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि √5 किसके बराबर है? a-3b/2b। अब आगे मैं इस प्रश्न को बढ़ाऊं उससे पहले मेरी बात सुनिए, a और b दोनों पूर्णांक संख्याएं, तो a/b क्या है? परमेय संख्या है। अब सोचिए, एक बात ध्यान रखिए कि दो परमेय संख्याओं का योग भी परमेय संख्या होती है। दो परमेय संख्याएं अगर आपस में घटा दी जाएं या उनका व्यवकलन कर दिया जाए तब भी एक परमेय संख्या प्राप्त होती है। दो परमेय संख्याओं का गुणनफल भी परमेय संख्या प्राप्त होती है, और दो परमेय संख्याओं का अनुपात भी एक परमेय संख्या प्राप्त होती है। तो अब सोचिए, a परमेय संख्या है, 3 परमेय संख्या है, b भी परमेय संख्या है। भाई ये पूर्णांक है और प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है, जैसे 3 पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो 3 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3/1, तो 3/1 क्या हो गई? परमेय संख्या। तो अपने आप सोचिए a-3b क्या होगा? परमेय संख्या होगा। और a-3 भी परमेय संख्या है और 2b ये भी परमेय संख्या है। a-3b तथा 2b दोनों क्या है? परमेय संख्या है। दोनों क्या है? परमेय संख्याएं। ये बात ध्यान रखनी है भाई। अब इसका मतलब इसका और इसका ये क्या है? अनुपात है, a-3b/2b, ठीक है। अतः दो परमेय संख्याओं का अनुपात दोबारा से क्या होगा? एक परमेय संख्या। चूंकि दो परमेय संख्याओं का अनुपात भी एक परमेय संख्या होती है, इसलिए क्या कह सकता हूं कि √5 बराबर a-3b/2b ये क्या है? एक परमेय संख्या, एक परमेय संख्या के बराबर है।
इसका मतलब अब देखो यहां देखिए √5 और ये क्या है, बराबर है किसके, a-3b बटे 2b। इसके स्थान पर मैं क्या लिख रहा हूं, एक परमेय संख्या, क्योंकि a-3b और 2b दोनों परमेय संख्या थी, इनका अनुपात भी एक परमेय संख्या होगी। अतः इन a-3b बटे 2b के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं, एक परमेय संख्या है। लेकिन हम तो भाई जानते हैं कि √5 तो परमेय संख्या नहीं है, अपरमेय संख्या है। तो एक अपरमेय संख्या एक परमेय संख्या के कैसे बराबर हो सकती है, इन दोनों कथनों में क्या है, विरोधाभास है। ठीक है, अतः हमारा मानना ही गलत था। जब कथनों में विरोधाभास आ जाए, इसका मतलब जो हमने कथन किया था कि 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है, वो कथन ही गलत था। और कथन गलत था तो उसको शुद्ध करेंगे, सही करेंगे तो क्या होगा कि 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है भाई, तो मैं यहां क्या लिखूं, याद रही आपको कि भूल गए। √5 हम जानते हैं, चूंकि √5 तो एक अपरमेय संख्या है। ये इस बात को हम थोड़ी देर पहले सिद्ध कर चुके हैं। अब इधर को क्या हुआ कि अपरमेय संख्या और इधर बराबर एक परमेय संख्या के, तो एक अपरमेय संख्या √5 क्या है, अपरमेय संख्या कैसे बराबर हो सकती है, बराबर नहीं हो सकती किसके, एक परमेय संख्या के। ये नहीं हो सकता है ना। और ये सब गफलत किसके कारण हुई है, हमारे कथन के कारण। अतः हाँ, यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारे गलत कथन के कारण उत्पन्न हुआ है, गलत कथन के कारण उत्पन्न हुआ है। ठीक है भाई, इसलिए उस गलती को सुधारिए। इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या होगी, अपरमेय संख्या है, परमेय संख्या नहीं होगी। तो एक अंतिम प्रश्न और ले लेता हूं इस कड़ी में कि सिद्ध कीजिए 7 √5 एक अपरमेय संख्या है। तो तरीका वही रहेगा कि मान लेते हैं कि माना 7 √5 एक परमेय संख्या है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ठीक है। जब 7 √5 एक परमेय संख्या है तो a और b दो ऐसे पूर्णांक अवश्य होंगे जिनके लिए मैं क्या लिख सकता हूं कि 7 √5 = a/b, जहां a और b दोनों सहभाज्य पूर्णांक हैं और b दोनों सहअभाज्य पूर्णांक है ना, अर्थात इनका HCF 1 है और b ≠ 0 है। अब मैंने जैसे अभी पहले वाले प्रश्न में बताया था कि ऐसे प्रश्नों को हल करते समय क्या करते हैं, केवल जो अपरमेय संख्या होती है उसको लेफ्ट हैंड साइड में अपने बाईं तरफ इधर की साइड रखेंगे और शेष संख्याओं को इधर की साइड भेज देते हैं। अगर प्लस और माइनस में तो उसको पक्षांतरित करके चिन्ह बदल दीजिए, अगर गुणा में है तो बटे के रूप में लिख दीजिए और बटे के रूप में तो उसको गुणा के रूप में लिख दीजिए, है ना। तो अब देखिए मैं कैसे लिख सकता हूं इसको कि √5 = a/7b। अब एक बात सोचिए, a/b क्या एक परमेय संख्या है, यहां लिख चुके हैं हम। अब परमेय संख्या में 7 का भाग ही तो दे रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि a/b परमेय संख्या है और 7 स्वयं परमेय संख्या है। अब चूंकि a/b तथा 7 दोनों परमेय संख्याएं, क्योंकि 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7/1 परमेय संख्याएं, और a/b में क्या लग रहा है, 7 का भाग। अतः
a/7b भी क्या होगी, एक परमेय संख्या होगी। a/7 भी क्या होगी, एक परमेय संख्या है, क्योंकि अभी मैंने बताया था दो परमेय संख्याओं का योग भी एक परमेय संख्या होती है, दो परमेय संख्याओं का व्यवकलन भी एक परमेय संख्या होती है, दो परमेय संख्याओं का गुणा भी एक परमेय संख्या होती है, और दो परमेय संख्याओं का अनुपात भी एक परमेय संख्या होती है। तो दो परमेय संख्या a/b और 7 का अनुपात ही तो है ये, अर्थात a/7 भी एक परमेय संख्या। अब देखिए इसका मतलब क्या है, √5 बराबर एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है इसका मतलब। लेकिन हम तो पहले ही जान चुके हैं कि √5 परमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब √5 परमेय संख्या नहीं है, और इधर को बराबर क्या कह रहा है, एक परमेय संख्या है। तो बराबर के चिन्ह के दोनों ओर के जो कथन है, इधर को तो क्या कह रहा है कि अपरमेय संख्या है, और ये क्या कह रहा है, बराबर है एक परमेय संख्या के। ये दोनों कथन तो कैसे हैं, विरोधाभासी कथन हुए, ठीक है। और ये विरोधाभासी कथन क्यों उत्पन्न हुए, हमारे गलत मानने के कारण कि भाई ये एक परमेय संख्या है, अतः सही मानिए, और तो सही क्या हो जाएगा, 7√5 एक अपरमेय संख्या है। तो बात आई ना समझ में। परंतु लिख देता हूं इसको, परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। तो इधर की साइड को एक अपरमेय संख्या बराबर है एक परमेय संख्या, ये कथन दोनों कैसे हैं, विरोधाभासी कथन है। इसलिए ये अतः सीधे सीधे मैं लिख सकता हूं कि इसलिए ये कथनों का यह विरोधाभास, कथनों का यह विरोधाभास या कथनों में यह विरोधाभास, कंट्राडिक्शन किसके कारण हुआ है, हमारे गलत मानने के कारण हुआ है। उत्पन्न हुआ है, इसका मतलब हमारा जो अजम्पशन, जो हमने माना था वो गलत था। अतः हमारा मानना, क्या मानना, कि 7√5 एक परमेय संख्या है, गलत है। ये जो हमने माना था वो क्या है, गलत है। इसलिए 7√5 गलत है तो सही कर देते हैं, 7√5 एक अपरमेय संख्या है। तो अब हम बात करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, अर्थात यूक्लिड की जो विभाजन करने की विधि है उसका। और आपके कोर्स में जो है इस विधि का प्रयोग करके हम दो पूर्णांकों का HCF ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात महत्तम समावर्तक ज्ञात करने की बहुत ही उपयोगी और शॉर्ट विधि है, ठीक है। अब ये विधि किस पर आधारित है, जैसे हम जानते हैं ना, आप एक संख्या सोचिए, जैसे मैंने 10 में 3 का भाग दिया, ठीक है, तो 3 तिया 9 और एक शेषफल प्राप्त हुआ। तो देखिए ये तो भाजक है, ऐसे ही है ना, ये क्या है, भाज्य कहते हैं। जितनी बार भाग जाता है उसको क्या बोलते हैं, भागफल। और ये क्या है, शेषफल या शेष कह देते हैं इसको, ठीक है। तो सीधी सी बात है, हम क्या लिख देते हैं कि भाज्य बराबर क्या लिख देते हैं, भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल, ठीक है। तो इस आधार पर कैसे लिख सकता हूं कि 10 किसके बराबर है, भाजक 3, भागफल कितना है 3 और शेषफल 1, ठीक है। सेम यही विधि यूक्लिड ने दो पूर्णांकों के HCF ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त की थी, ठीक है। तो जैसे उदाहरण के रूप में मैं लिख देता हूं कि 210 और 55 का
HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर। अब देखिए इसके कई नाम हैं, यूक्लिड विभाजन विधि, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जैसा आप उचित समझें। ठीक है, अब कैसे ज्ञात करते हैं? अब देखिए यहां जो दो दिए गए पूर्णांक कौन कौन से हैं? गिवन इंटीजर्स कौन से हैं भाई? गिवन इंटीजर्स जो दिए गए पूर्णांक हैं वो 210 और 55 है। सीधी सी बात है, 210 इसमें बड़ा है 55 से। ठीक है, तो 210 को मैं लिख सकता हूं इस रूप में, देखिए। ठीक है, 2 से 10 को इस रूप में। अब 2 से 10 को इस रूप में कैसे लिखेंगे? आप ऐसा कीजिए कि 210 को विभाजित कर दीजिए 55 से। ठीक है, कितनी बार जाएगा? जैसे 4 बार तो नहीं जा रहा है तो 3 बार, 55 तिया 165। ठीक है, शेषफल कितने बच गए भाई? 45। तो अब मैं 2 से 10 को क्या लिख सकता हूं? 55 × 3 प्लस 45, ऐसे लिख सकता हूं ना? तो कैसे लिख सकता हूं भाई? 55 × 3 प्लस 45। ठीक है, या 3 × 55, वो तो एक ही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए जो शेषफल है हमारे यहाँ, शेषफल 0 के बराबर। ये प्रक्रिया कब तक दोहरानी है? जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाए। फिर क्या लिखेंगे? चूंकि रिमाइंडर जो शेष है, शेष जो 45 0 के बराबर नहीं है, अतः पुनः उस प्रक्रिया को दोहराएंगे और अब 55 को लिखा जाएगा 45 के गुणांक के रूप में। अब सीधी सी बात है, 55 को किससे भाग देना पड़ेगा? 45 से। तो 45 एकन 45, कितने बचे? 10। तो अब 55 को कैसे लिखा जा सकता है? 45 × 1 प्लस 10, तो प्लस 10। ठीक है, अब फिर जो शेषफल है 10, चूंकि 10 फिर 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, और अब यह प्रक्रिया किसके बीच दोहराई जाएगी? 45 और 10 के बीच में। तो फिर 45 में अब 10 का भाग दीजिए भाई, तो 10 चौका 40 और शेष कितना आ गया? 5। तो अब 45 के बराबर क्या लिखूंगा भाई? 45 के बराबर क्या लिखूंगा? 10 × 4 प्लस 5, 10 × 4 और प्लस 5। फिर जो शेषफल है वो 0 के बराबर नहीं है, है ना? इसलिए देखो, फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये फिर थर्ड स्टेप, आपको तब तक ये प्रक्रिया दोहराते जानी है जब तक कि 0 नहीं आ जाए। अब फिर 5 में किसका भाग दे लेंगे? अब 5 का भाग देंगे 10 में, तो 5 दूनी 10, और इस बार शेषफल क्या आ गया? 0। इसका मतलब अब फोर्थ स्टेप में जब हम लिखेंगे कि 10 बराबर 5 × 2 प्लस 0, तो पूरा पूरा भाग किसका गया? 5 का। अतः इन संख्याओं का जो HCF है वो कितना होगा? 5। तो सीधे सीधे हम क्या कह सकते हैं कि 210 और 55 का जो HCF है वो 5 होगा। कैसे करते हैं एक बार फिर सुनिए, क्योंकि 210 और 5 पर जो 55 है वो हमारे लिए दिए गए पूर्णांक थे। 2 से 10 55 से बड़ा है, तो सीधी सी बात है 210 में हम 55 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा और शेषफल ऐसे लिख जाएगा। तो भाज्य बराबर ये भाजक था, ये भागफल था और प्लस शेषफल। शेषफल 0 नहीं है, इसलिए फिर प्रक्रिया को दोहराएंगे। 55 इधर आ जाएगा और 45 55 की जगह पे आ जाएगा, ये हट जाएगा। ठीक है, 55 यहाँ आ जाएगा, 45 इसकी जगह पे आ जाएगा। 55 में जब 45 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, शेषफल 10। फिर शेषफल 0 के बराबर नहीं है, तो 45 अब यहाँ आ जाएगा और 10 इसकी जगह पे आ जाएगा। 45 में 10 का भाग देंगे, 4 बार जाएगा, 10 चौका 40, शेषफल कितने बच जाएंगे? 5। फिर शेषफल 5 0 के बराबर नहीं है, अब 10 इसकी जगह पे आ जाएगा, 5 इसकी जगह पे आ जाएगा, तो 10 में 5 का भाग देने पर 2 बार जाएगा, शेषफल 0। चूंकि 5 से भाग देने पर शेषफल 0 आ रहा है, अतः इन दोनों संख्याओं का HCF 5 है। तो अब एक प्रश्न और लेते हैं आपके समझाने की दृष्टि से, ठीक है, कि अब की बार 12,576 और 4,052 का HCF हमें यूक्लिड विभाजन विधि के द्वारा ज्ञात करना है। अब सीधी सी बात है, आपको दिख रहा है
कि जो दिए गए पूर्णांकीय हैं और इसमें 12,576 ज़्यादा है, ये संख्या कम है, तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए कि 12,576 को कैसे लिख सकते हैं, 4052 गुणा कुछ संख्या और फिर शेषफल। अब ये पता कब लगेगा, जब मैं 12,576 को 52 से भाग दे लेता हूं। तो मैं यहां इस प्रक्रिया को दोहराता जाता हूं। 12,576 में 4052 का जब मैं भाग दूंगा तो सीधी सी बात है 3 बार जा रहा है, तो 3 बार जाएगा तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 चौका 12 और शेषफल क्या हो जाएगा 420। ठीक है, तो 12,576 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4052 इंटू 3 प्लस 420। ठीक है भाई, ये क्या होता है, भाज्य है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ऐसे ही ना। अब फिर चूंकि 420 जो आपका रिमाइंडर आया है, शेषफल आया है, वो 0 के बराबर नहीं है, अतः पुनः प्रक्रिया को दोहराइए और अब 4052 दूसरे स्टेप में यहां आ जाएंगे भाई, तो 4052 यहां आ जाएगा, बराबर किसका भाग देंगे 4052 में, अब 420 का। इसका मतलब अब 420 का जो भाग है वो 4052 में देंगे भाई, 420 का भाग देंगे हम, तो ये 9 बार जाएगा लगभग। आप देखिए 4 नाम 36, सीधी सी बात है, तो 0, 9 दूनी 18, 9 चौका 36 और 1 37, तो 2, 15 से 8 गए तो 7 और ये 2, तो 272। इसमें क्या बच जाएगा शेष, तो मैं क्या लिख सकता हूं भाई कि 4052 बराबर 420 गुणा 9 प्लस 272 प्लस 272। अब देखिए शेषफल फिर 0 के बराबर नहीं है, अतः ये प्रक्रिया जारी रहेगी। कब तक जारी रहेगी, जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो अब देखिए थर्ड स्टेप में अब 420 इधर आ जाएंगे भाई और 272 का स्थान, 272 किसका स्थान ले लेगा 420 का, तो 272। अब देखिए गुणा कितना लिखना है वो तो आगे भाग देने के बाद ही पता लगेगा। तो अब मैं 420 को भाग देता हूं 272 से, तो 272 एक कन 272, ये 8 और 12 से 8 गए तो 4 और 148, तो सीधी से क्या लिख सकता हूं 420 बराबर 272 गुणा 1 प्लस 148 प्लस 148। फिर जो आपका शेषफल है वो 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है ना, तो फिर प्रक्रिया को दोहराते चले जाइए और अब फोर्थ स्टेप में 272 यहां आ जाएंगे भाई और 148 स्थान ले लेगा 272 का, क्योंकि यहां आ जाता है। और कितने गुणा में लिखूं तो वो तो भाग देने के बाद ही पता लगेगा भाई। 272 को भाग दीजिए 148 से, एक बार जाएगा 148 और 12 से 8 घटाएं 4, 7 से 5 गए तो 2, ठीक है, और 124 बचेगा, तो 148 गुणा 1 प्लस 124, ठीक है, ये बच रहा है। अब फिर 124 जो आपका शेषफल है 0 के बराबर नहीं है, फिर अगली प्रक्रिया में आप तो करते जाइए, 148 यहाँ आ जाएगा बराबर 124 यहाँ आ जाएगा, फिर 124 का भाग दे दीजिए 148 में, एक बार जाएगा। अब कितनी बार, कितना बचा 24, ठीक है, तो कितना लिख सकता हूं 124 गुणा 1 और प्लस 24, फिर शेषफल 0 के बराबर नहीं, ये प्रक्रिया फिर दोहराई जाएगी और पांचवें स्टेप में 124 आ जाएगा 148 के स्थान पर और 124 के स्थान पर आ जाएगा 24, तो 24। अब 124 में फिर 24 का भाग देंगे हम, तो भाग नहीं जा रहा है, 24 पंजे 120 और बचे 4, तो 124 के बराबर क्या लिख सकता हूं 124 गुणा 5 और प्लस 4, फिर शेषफल 4 0 के बराबर नहीं है, इसलिए 6 स्टेप में 24 यहां आ जाएगा और 4 यहां आ जाएगा, तो 24 में 4 का भाग देंगे तो अब की बार कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा प्लस 0। इसका मतलब कि 24 को अगर मैं 4 से भाग करूं तो 6 बार गया और शेषफल 0। किसका भाग देने पर 0 आ रहा है, 4 का भाग देने पर 0 आ रहा है, अतः
इसका जो HCF है वो क्या होगा 4। तो ये कभी कभी अगर संख्याएं बहुत बड़ी होती हैं तो उबाऊ आपको लगती होगी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कभी कभी ये प्रक्रियाएं लंबी हो जाती हैं यदि संख्याएं बड़ी हो, लेकिन ये कठिन बिल्कुल नहीं है, केवल आप पर भाग देने की प्रक्रिया आनी चाहिए। तो 12,576 और 4,052 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा कितना प्राप्त हुआ 4। तो अब देखिए आपकी स्क्रीन पर जो प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। यदि संख्या 408 और 1032 के HCF को 1032x माइनस 408 गुणा 5 के रूप में लिखा जाता है या व्यक्त किया जाता है तो x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बंधु मुझे क्या करना होगा कि 408 और 1032 का HCF तो निकालूं सबसे पहले। तो इसके लिए अब चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम चल ही रहा है तो इसी विधि से निकाल लेते हैं। आप का जो प्रश्नावली 4 है ना, जिसमें आपको पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़े हैं, तो उसका जो अंतिम जो भाग था वो था HCF और LCM, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। तो उसमें मैंने लघुत्तम और महत्तम दोनों ही निकालने की अभाज्य गुणनखंड विधि का वर्णन सही ढंग से कर दिया है, अच्छी तरह से वहाँ समझा दिया है, आप उस वीडियो को देख लें। इसीलिए मैंने अभाज्य गुणनखंड विधि HCF निकालने की यहाँ नहीं बताई है, यहाँ केवल हम यूक्लिड विभाजन विधि का ही हम प्रयोग कर रहे हैं, तो उसी विधि से हम यहाँ निकाल लेते हैं। जब तक आपको स्पेशल ना कहा जाए आप 408 और 1032 का जो HCF है, चाहे आप यूक्लिड विभाजन विधि से निकालें या अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालें, आप अपनी सुविधानुसार प्रयोग कर सकते हैं। अगर प्रश्न में कहे तो वही विधि इस्तेमाल आपको करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले अब इसमें देखिए, चूंकि 1032 इज ग्रेटर देन 408, ठीक है, इसलिए 1032 को 408 के गुणज के रूप में प्लस शेषफल के रूप में लिख सकते हैं। और इसके लिए मुझे क्या करना होगा भाई, 1032 को डिवाइड करना होगा 408 से, 3 बार तो जाएंगे नहीं, 2 बार, तो ये 816 हो गए भाई, और घटाने पर 6 और 3 से 2 गए तो 1, और ये नहीं, ये 2 बच जाएंगे, 216, ठीक है भाई। तो कैसे लिख सकते हैं, 408 इंटू 2 प्लस 216, ठीक है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो 408 गुणा 2 प्लस 216। अब चूंकि जो शेषफल है 216 वो 0 के बराबर नहीं है, तो ये प्रक्रिया कब तक दोहरानी है आपको, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, ठीक है। तो अब 2 से 16 का भाग अब किसमें देना है, 408। ये प्रक्रिया यही है कि जो शेषफल बचे उसका भाग भाजक में देते जाइए, ठीक है। तो अब फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप मैं क्या करूंगा भाई, अब 408 यहां आ जाएगा और 2 से 16 408 के स्थान पर आ जाएगा। इसका मतलब पहले हम 408 का भाग दे रहे थे, अब 408 में भाग देंगे 216 का। अब 2 से 16 दूनी 432 ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए एक बार ही भाग जाएगा भाई। तो 2 9 192 बचेंगे। तो क्या लिख देंगे, 216 गुणा 1 प्लस शेषफल, शेषफल के रूप में क्या है 192। अगेन 192 इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी हैव टू रिपीट दिस प्रोसेस अगेन। अब फिर 2 से 16 अब यहां आ जाएगा भाई, और 101 में यहां आ जाएगा। अब तक भाजक 2 से 16 था, अब भाज्य के रूप में 2 से 16 आ जाएगा। तो अब 2 से 16 में 192 का भाग दीजिए, एक बार ही जाएगा, ठीक है। तो 4 और 11 से 9 गए 2, तो 24 शेषफल बचेंगे। तो गुणा 1 प्लस 24, ठीक है भाई। फिर 24 जो शेषफल है वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए अब 24 का भाग देंगे 192, ठीक है भाई। तो 8 8 चौका 32, 8 दूनी 16 और, ठीक है भाई। तो 192 यहाँ आ जाएगा, 24 यहाँ आ जाएगा, गुणा 8
और शेषफल क्या आ गया 0। तो किसका भाग देने से 0 आया? 24 का भाग देने से। ठीक है, अतः इनका HCF जिसका भाग देने से शेषफल 0 आता है, ध्यान करें, जिसका भाग देने से शेषफल 0 आ जाता है वही उन संख्याओं का HCF होता है। तो देखिए 24 का भाग देने से शेषफल 0 आया, अतः 1032 और 408 दोनों का HCF कितना है? 24। अब देखिए यहां आ जाइए, अब प्रश्न क्या कह रहा है कि इनके HCF को इसके रूप में व्यक्त किया जा सके, अर्थात प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार देखिए कि 408 और 1032 के HCF को इस रूप में व्यक्त किया, अर्थात 1032 इंटू एक्स माइनस 408 गुणा 5 को किसके रूप में व्यक्त किया? 1032 और 408 के HCF के रूप में, और वो HCF कितने के बराबर आया है भाई? 24 के। ठीक है, तो बराबर मैंने क्या लिख दिया? 24 लिख दिया। बात यहां तक समझ में आई ना? तो अब देखिए कुछ करिए पक्षांतरण वगैरह। तो 1032x माइनस इसका गुणा करें तो देखिए 8 पंजे 40 और 20 2040 बराबर 24। पक्षांतरण करके इधर ले आइए तो 1032x बराबर 24 प्लस 2040 इधर आके प्लस के हो जाएंगे। तो देखिए 1032x बराबर ये कितने हो गए भाई? 2064। तो x का मान मुझे ज्ञात करना था, तो 2064 बटे 1032, तो ये तो 1032 का दुगना है, इसलिए x बराबर क्या आ गया? 2। तो बात आई ना समझ में? ऐसे प्रश्नों को हल करते समय आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी है, जैसे प्रश्न के आप करते जाइए मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। तो देखिए फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1029 लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। इसका मतलब मुझे वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 245 और 1029 को विभाजित करती है और हर बार शेषफल के रूप में 5 बचता है। ठीक है, अब एक बात सोचिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका मैं 245 और 1029 में भाग देता हूं और हर बार शेषफल क्या बचता है? 5 बचता है। चूंकि उस संख्या का 245 एवं 1029 में भाग देने पर हर बार या प्रत्येक बार शेषफल कितना बच रहा है? 5 बचता है। शेषफल कितना बच रहा है भाई? 5 बच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 245 से 5 घटा लीजिए 240, और इसी तरह 1029 से 5 घटा लीजिए 1024। तो सीधी सी बात है, उस बड़ी से बड़ी संख्या का मैं 240 और 1024 में भाग दूंगा तो अब की बार शेषफल 5 नहीं बचेगा, शेषफल क्या बचेगा? 0, क्योंकि 5 तो मैं इन दोनों से कम कर चुका हूं। ठीक है ना? ऐसा प्रश्न आ जाए तो उस संख्या को दोनों से कम कर दीजिए। भाई ये प्रश्न यही तो कह रहा था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 245 और 1029 में भाग दें और हर बार शेषफल कितना बचता है? 5 शेषफल दोनों में बचता है। इसका मतलब दोनों से 5 कम कर दीजिए, शेषफल 0 बचेगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि वह बड़ी से बड़ी संख्या इनकी क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। वह संख्या क्या है? 240 और 1024 का क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, अर्थात इनका क्या है? HCF है। अर्थात या अतः वह संख्या, वह बड़ी से बड़ी जो संख्या जिसकी बात चल रही है वह संख्या 240 एवं 1024 का लघुत्तम समावर्तक है, HCF है।
मैं शीघ्रता के कारण लघुत्तम समापवर्तक को HCF लिख देता हूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 1024 और 240 का HCF निकालना पड़ेगा। सीधी सी बात है, 1024 इज ग्रेटर देन 240, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या विधि का प्रयोग करने के लिए मैं फर्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, 1024 को लिखूंगा 240। अब कैसे लिखूंगा वो तो पता लगेगा, 1024 में 240 का भाग देने पर देखिए 24 चौका 96, 960। ठीक है, 4 और ये 6, 64 शेष बचेंगे भाई। तो 240 गुणा 4, 240 गुणा 4 प्लस 64। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में चूंकि 64 जो शेषफल है वो 0 के बराबर नहीं है, और जब तक 0 के बराबर नहीं आए तो अब शेषफल को भाजक बना दीजिए, और जो पहले भाजक था उसको भाज्य बना दीजिए। तो अब 240 इधर आ जाएंगे, इधर की हॉट सीट पर, और 64 यहां आ जाएंगे। तो अब 240 को भाग दीजिए, किससे, 64 से भाग देंगे भाई 3 बार, 6 चौका 24 नहीं जाएगा तो 3 बार जाएगा, और 192, 48 शेष बच जाएंगे। तो 64 गुणा 3 प्लस 48, अगेन 48 इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी हैव टू रिपीट दिस प्रोसेस। तो देखिए अब 64 यहां आ जाएंगे, और 64 के स्थान पर 48 आ जाएगा। तो अब 64 को डिवाइड करना है 48 से, वन टाइम ये 16 आ जाएंगे भाई, और तो 1 प्लस 16, अगेन 16 इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी हैव टू रिपीट दिस प्रोसेस। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे भाई, 48 यहाँ आ जाएंगे और 16 यहाँ आ जाएगा, और अब की बार अगर 48 में मैं 16 का भाग दे रहा हूँ तो 16 3 48, और शेषफल क्या आ गया 0, तो गुणा 3 प्लस 0। अब एक बात सोचिए कि अंतिम जो शेषफल जिसका भाग देने पर 0 आया वो कौन है, 16 है। अतः 16 क्या होगा, इन दोनों का HCF होगा। अतः HCF बराबर क्या होगा, 16। अतः 16 ही वह संख्या है जिसका प्रत्येक बार भाग देने पर 5 बच रहा था। भाग दे के देख लीजिए, 245 को 16 से डिवाइड कीजिए, 16 एकन 16 बचे 8, 16 पंजे 80। ठीक है भाई, और 5 शेषफल बच गया, 5 बच गया ना। इसी तरह 1029 को 16 से भाग दीजिए, 16 छिक्की 96, 6 बचेंगे, और 16 चौका 64, क्या बच गया 5। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार की। अब परमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो सामान्यतः हम 2 तरह का लेते हैं। वैसे इसको 4 भागों में बांट सकते हैं हम, पर हमारे यहाँ सिलेबस के हिसाब से मैं इसको 2 भागों में ही ले रहा हूँ। कैसे, एक तो है शांत दशमलव प्रसार, मैं अभी एक एक करके आपको समझाऊंगा, पहले आप इनके प्रकार को जान लीजिए। एक तो शांत दशमलव प्रसार, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अर्थात अगर किसी परमेय संख्या का हम प्रसार करें और एक निश्चित अंकों के बाद शेषफल 0 आ जाए तो प्रसार शांत हो गया ना, अर्थात वो आगे नहीं बढ़ेगा, अर्थात वो क्या हो गया, कुछ पदों के बाद टर्मिनेट हो गया, तो उसको कहेंगे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अर्थात शांत दशमलव प्रसार। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं हम, 3/8। ठीक है, तो अगर मैं 3 को 8 से विभाजित करूं तो देखिए भाग नहीं जा रहा है, तो दशमलव लगा दिया मैंने और 0 आ गई भाई। 8 तिया 24, फिर शेषफल 6, फिर 0, और 8 7 56, अब 4। ठीक है, और 8 पंजे 40। इसका मतलब 3/8 को अगर मैं दशमलव भिन्न के रूप में लिखूं तो वो कितना आता है, 0.375, अर्थात ये 3 पदों के बाद शेषफल कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। 3 पदों के बाद
शेषफल कितना आ गया 0, अर्थात ये क्या कहलाएगा, शांत दशमलव प्रसार, अर्थात मुझे ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा, शांति से प्रसार करने देगा। ठीक है, और कुछ पश्चात कुछ पदों के बाद शेषफल 0 आ जाएगी, अतः ये जो 3/8 का जो प्रसार है वो क्या कहलाएगा, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है भाई। दूसरा क्या है, अशांत अवसानी। देखो अशांत प्रसार भी बोलते हैं, और इसका दूसरा जो नाम है वो हिंदी में थोड़ा सा कठिन है, अनवसानी आवर्ती प्रसार। देखो अनअवसानी, जिसका अवसान नहीं हो, अवसान का मतलब जो कभी समाप्त ना हो, अनअवसानी, अवसान माने समाप्त होना, और अन उपसर्ग है जिसका विलोम के लिए प्रयुक्त करते हैं, तो अनअवसानी जिसका अंत ना हो, तो अर्थात जिसका प्रसार करते जाएं आप थक जाओगे, आपका जो कागज है वो बीत जाएगा, आपकी स्याही बीत जाएगी, लेकिन उसका प्रसार समाप्त नहीं होगा। ठीक है, और उसमें कभी कभी तो जो शब्द हैं वो रिपीट, जो अंक हैं डिजिट है वो रिपीट होती हैं, कभी नहीं भी होती हैं। ठीक है, इसी कारण इनको क्या कहा जाता है, अनअवसानी। ठीक है, और अगर डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो उसको क्या और कहेंगे, आवर्ती प्रसार, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन। ठीक है, अर्थात समाप्त नहीं हो रहा है और कुछ समय पश्चात वही शब्द रिपीट होने लग जाते हैं। जैसे 1/3 है, 1/3 को आप जानते हैं, लिखते हैं ना 0.3333 आप देते चले जाइए। ठीक है, इसी तरह आपने जैसे पाई का मान पढ़ा था, पाई बराबर 22/7, आप जानते हैं 3.14, और ये रिपीटिंग वाली बात आ जाती है। ऐसे प्रसार कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है, मेरा उद्देश्य ये बताने का भी नहीं था, यहां आप किसी भी परमेय संख्या को देखकर कैसे पता लगाएं कि इसका जो प्रसार होगा वो शांत दशमलव प्रसार होगा या अशांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य क्या है, ये कुछ मैं बोल रहा हूं, इसका उद्देश्य क्या है कि किसी परमेय संख्या को मात्र देखने से या देखने मात्र से हम पता लगा लें कि इसका जो प्रसार होगा वो शांत होगा या अशांत होगा। तो अब मैं उदाहरण लेकर आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो सबसे पहले मैं एक जो बात बताना चाहूंगा आपके लिए कि जिन परमेय संख्याओं के हर में 10 या 10 का कोई गुणज के रूप में मैं कहूं 10 की घात की कोई संख्या हो, तो उसका जो प्रसार होता है वो ज्यादातर शांत प्रकृति का होता है, शांति होता है, ज्यादातर नहीं 100% शांति होता है। जैसे अभी जैसे बात कर रहे थे ना, जैसे ये संख्या आ जाती 375/1000। ठीक है, अब ये 10 की घात 3 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 375/10 की घात 3, तो ये सीधी सी बात है कि 0.375 हम जानते हैं कि जिसमें 3 जीरो हैं तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, 1 2 3 यहाँ दशमलव लगा देते हैं। इसी तरह अगर 2/10 होता तो आप जानते हैं कि भाई इसका मान 0.2 है। अगर 3/100 आ जाता तो आप लिख देते 0.03 आ जाता। तो सीधी सी बात है, ये 10 है, ये 10 की घात 2 है, ये क्या है 10 की घात 3 है। ठीक है, तो हर के रूप में जब 10 या 10 का कोई घात वाला पद हो तो हम जान लेंगे कि इसका जो प्रसार है वो शांत प्रकृति का होगा। तो ये बात समझ में आ गई ना। तो अब इसी बात को हम मद्देनजर रखते हुए मैं एक सूत्र निकाल के आपको सीधे सीधे बता देता हूं, क्योंकि उसमें अधिक समय खराब होगा और आपके 1 नंबर से ज्यादा का ये प्रश्न आने वाला भी नहीं है। कि आप देख लीजिए कि परमेय संख्या जो आपको दी गई है उसका हर यदि 2m × 5 की घात n के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए 10 के 2 टुकड़े कर दिए मैंने, 2 × 5। अगर किसी परमेय संख्या का हर 2 की घात m × 5 की घात n के रूप में लिखा जा सके, जहां m और n दोनों ही क्या हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं, नेगेटिव इंटीजर हैं, अर्थात ऋणेतर पूर्णांक। इनको क्या बोलते हैं, हिंदी थोड़ी सी कठिन पड़ती है कभी कभी, ऋणेतर पूर्णांक, अर्थात m और n दोनों धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, 0 हो सकता है पर नेगेटिव नहीं चलेगा।
ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होने चाहिए, क्योंकि इंटीजर में भाई जैसा मैंने कल भी बताया था, इंटीजर में धनात्मक भी संख्याएं होती हैं, जीरो भी होती हैं, ऋणात्मक भी होती हैं, तो ऋणात्मक नहीं चलेगा, क्या चल सकता है, और बाकी के तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, कौन, m और n। जैसे अभी देख रहे थे कि अभी बता रहे थे ना 3/8, तो इसी को हम देखकर कैसे बताएं कि इसका प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो देखो 3/8 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 3/8 को मैं लिख सकता हूं 2 की घात 3। अब आप कहेंगे सर 2 की घात 3 तो आ गई, 2m, 5 की घात n कहाँ है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 5 की घात 0 लिख सकता हूं ना भाई, लिख सकते हैं ना, क्योंकि 5 की घात 0 का मान क्या होता है 1, तो ये फॉर्म किसके रूप में आ गई, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, m का मान 3 है, n का मान 0 है ना, चूंकि इसका प्रसार इसका जो हर है 2 की घात m इंटू 5 की घात n ना के रूप में है, अतः इसका प्रसार कैसा होगा भाई, शांत प्रकृति का होगा, शांत प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, अब आगे मैं कुछ प्रश्न लिखता हूं, फिर उनको हल करके आपको बताता हूं कि देखने मात्र से हम कैसे पता लगाएं कि इनका जो प्रसार है वो शांत प्रकृति का है या अशांत प्रकृति का। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर जो प्रश्न है कि लंबी विभाजन विधि के बिना बताइए कि निम्न परमेय संख्याओं का प्रसार शांत है, टर्मिनेटिंग है, और अशांत आवर्ती है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन है। ठीक है, जैसा मैंने अभी बताया था। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि 17 में 8 का भाग दे के देखना है, 64 में 455 का भाग दे के देखना है, क्योंकि ये लंबी और उबाऊ प्रक्रिया है, और फिर कई पदों के बाद हमें पता लगे कि शांत है या अशांत। तो इसके बजाय जैसा मैंने अभी बताया था कि हर को आप देखिए, और हर का रूप अगर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का है तो वो कैसा होगा, शांत प्रकृति का प्रसार होगा, और अगर इस रूप का नहीं अर्थात 2m इंटू 5 इंटू n के रूप का नहीं है हर, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो अब मैं पहला लेता हूं 17/8। तो 17/8 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 17/8, 8 हम जानते हैं 2 की घात 3। अब आप कहेंगे सर 5 तो है ही नहीं, लिख सकते हैं हम अपनी तरफ से 5 की घात 0, ठीक है, का ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, और 5 की घात 0 का मतलब क्या होता है 1, इसलिए इसकी सेहत पे कोई असर नहीं आएगा। तो इसका हर चूंकि, तो यहां लिख देंगे कि 17/8 परमेय संख्या का हर, 17/8 जो परमेय संख्या है, संख्या का हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n। ठीक है, 2 की घात m इंटू 5 की घात n, क्योंकि n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इसी तरह 0 भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है। प्रकृति का है क्या, रूप का है, प्रकृति की बजाय रूप का है, अतः इसका प्रसार 17/8 का प्रसार शांत होगा भाई। ठीक है, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगा। ठीक है भाई। अब देखिए दूसरा प्रश्न लीजिए इसी में, 64/455। ठीक है, आप 455 जैसे आपको नहीं पता, खंड कर लीजिए फिर भाई। अब देखिए 455 के खंड हम यहां कर लेते हैं, 455 इस तरह से लिख लेंगे भाई हम। तो 5 से काटिए, 5 नाम 45, 5 एकन 5, फिर 7 से काट देंगे, 13 7 91 और 13 एकन 13। ठीक है, 455 के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं कि 64/5 गुणा 7 गुणा 13,
ठीक है। अब देखिए, अब इसके हर को देखिए, ये किस रूप में, 5 गुणा 7 गुणा 13, इस रूप में नहीं है। किस रूप में, 2 की पावर m इंटू 5 की घात n। अब जो कहेंगे सर 5 तो है ना इसमें, 2 की घात 0 यहां लगा लीजिए। भाई 2 की घात 0 तो मैं लगा लूंगा यहाँ, पर 7 और 13 को कहां ले जाऊंगा, और जब 7 और 13 को नहीं ले जा सकते तो सीधी सी बात है ये रूप भी संभव नहीं है, और जब ये रूप संभव नहीं है तो ये शांत भी नहीं है। ये कैसा है, इसका प्रसार अशांत प्रवृत्ति का होगा। तो कैसे लिखूं, चूंकि परमेय संख्या 64/455 का हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n रूप का नहीं है, या मतलब इस फॉर्म का नहीं है, प्रकार का नहीं है, रूप का नहीं है। अतः इस परमेय संख्या का प्रसार, अतः इसका प्रसार क्या होगा भाई, अशांत और आवर्ती होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन होगा। ठीक है भाई। अब तीसरा सवाल देखिए, 15/600। अगर सरल कर सकते हैं तो आप कट, देखिए इसको हम विभाजित कर सकते हैं, 5 से काटें तो 5 × 15 और ये 112 पंजे 60। फिर इसको और काट सकते हैं हम कि 1/40 हो जाएगा। ठीक है, 1/40 हो जाएगा। अब देखो 40 को कैसे लिख सकते हैं, सीधी सी बात है, 40 को कैसे लिख सकते हैं हम, 8 पंजे 40, तो 1/2 की घात 3 गुणा 5, ऐसे लिख सकते हैं ना भाई। 40 8 पंजे 40, तो 8 की जगह पे मैंने 2 की घात 3 लिख दिया, और 5 तो 5 की घात 1, तो ये किस रूप में आ गया, 2 की घात n इंटू 5 की घात n। देखिए 2 की घात m इंटू 5 की घात n, ये इसी रूप में आ गया ना। तो हमेशा ध्यान रखें, इस रूप में अगर हर आ जाए तो कैसे लिखेंगे, चूंकि परमेय संख्या 15/600 का जो हर है 2 की घात m इंटू 5 की घात n स्वरूप का है, फॉर्म का है, रूप का है। अतः 15/600 का जो प्रसार है कैसा होगा, शांत होगा। शांत का मतलब जानते हैं ना, कि कुछ समय पश्चात या कुछ पदों के बाद शेषफल 0 आ जाएगा। अब एक प्रश्न और आपका रह गया है, देखिए मैं ऊपर से इसको मिटा देता हूं, और जैसे यहां से मिटा देता हूं। चलिए आपका जो 4th प्रश्न है कि भाई 13/3125। अब देखिए 3125 के हम सीधे गुणनखंड के रूप में इसको नहीं लिख सकते, तो आप 3125 को यहां लिख दीजिए और उसके खंड कर लीजिए। तो 5 से काटिए, 5 × 30 और 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काट दीजिए तो 125, फिर 5 से काटें 25, फिर 5 से काटें 5 और फिर 1, तो 5 की घात 1 2 3 4 5। ठीक है, आप देख लेना अगर कहीं कोई गलती हो तो 5 की घात 5 ये लिख गई ना। तो अब इसको उसी रूप में कैसे बदलें, इस रूप में, इस फॉर्म में लाना है। तो मैं क्या करूं भाई, 13 है और 2 की घात 0 इंटू 5 की घात 5 है भाई। 5 की घात 0 का मतलब भी एक होता है, 2 की घात 0 का मतलब भी एक होता है। ठीक है,
तो हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं। तो ये सीधे सीधे हर किस रूप में आ गया, 2 की घात m इंटू 5 की घात n रूप का आ गया। अतः इसका जो प्रसार है वो कैसा होगा, शांत प्रकृति का होगा। ठीक है, अतः इसका जो प्रसार है वो शांत प्रकृति का होगा, शांत प्रसार होगा। तो आशा है आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी और इसी के साथ ये प्रश्नावली यहीं समाप्त करता हूं मैं। अगर कोई आपको समस्या हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सीधे सीधे समस्या भेज सकते हैं। मेरे लायक अगर कोई समस्या होगी तो मैं अवश्य इसको सुलझाने का प्रयास करूंगा। एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये मैं किसी व्यावसायिक लाभ के लिए नहीं कर रहा हूं, ये तो मुझ पर जब समय बचता है तो मैं छात्रों के हित के लिए, ये गरीब छात्र निःशुल्क रूप में पढ़ सकें और वो भी शिक्षा प्राप्त कर सकें उसके लिए, और विशेषतः हिंदी भाषी मीडियम के लिए, क्योंकि अंग्रेजी भाषा के लिए एक से एक योग्य टीचर उपलब्ध है यूट्यूब पर, वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं, मुझसे कई गुना अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। तो मैं हिंदी भाषी छात्रों की कुछ मदद कर सकूं, इसलिए मैं वीडियो कभी गणित विषय पर, कभी फिजिक्स विषय पर मैं बनाता रहता हूं और उसको अपलोड करता रहता हूं। साधनों का भी अभाव है क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड भी नहीं है, तो जैसा भी बोर्ड है इन समस्याओं से जूझते हुए मुख्य उद्देश्य मेरा पढ़ाई का है। मैं प्रयास करता हूं कि आपको अच्छे से अच्छे पढ़ा सकूं। फिर भी कोई समस्या हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर, या यही मेरा नंबर है कि 9829 86 86 04 पर आप अपनी समस्या भेज सकते हैं। आपका कोई सुझाव भी हो, आप कोई सुझाव देना चाहें कि इससे और मैं अपनी टीचिंग को सुधार सकूं, क्योंकि सीखना एक अनवरत प्रक्रिया है, हर व्यक्ति जीवन पर्यंत सीखता है। मैं भी आपसे सीखने का इच्छुक हूं। आप बिल्कुल अपने सुझाव मुझे भेजिए, इस नंबर पर भेज सकते हैं, या मेरी जो ईमेल आईडी है CHHEL2K8@gmail.com, इस पर आप भेज सकते हैं, 62K8। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ जिससे कोई गड़बड़ नहीं हो, आपको सही दिखाई दे जाए। इस पर आप भेज सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कभी भी ऐसे नहीं कहता कि सर जैसे कहते हैं ना कि शुरुआत में कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो या बटन दबा दीजिए, आपकी मर्जी है। आपको अच्छा लगे आप पसंद कर दीजिए उस वीडियो को, सब्सक्राइब करें ना करें वो आपकी मर्जी है।